कैसे हैं सब लोग। सबसे पहले आपको मेरे YouTube चैनल में जा कर के नोट्स की PDF कॉपी डाउनलोड करनी है। 11th क्लास के नोट्स की PDF कॉपी भी वहाँ पे गिवन है और 12th क्लास के नोट्स की PDF कॉपी भी वहाँ पे गिवन है। कंप्लीट नोट्स हैं। तो सबसे पहले आप 11th क्लास के, मैं अभी ये वीडियो मेरा 11th क्लास के पेज नंबर 1 को लेकर के बनने वाला है। पेज वाइज मैं वीडियोस बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये जो करंट वीडियो है इसमें 11th क्लास का पेज नंबर 1 का मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें एक टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी गिवन है, हर एक टॉपिक के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी इस कोर्स में। सीज़न 1 का ये हमारा कोर्स होगा। सीज़न 1 के कोर्स में मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं करूंगा, टॉपिक्स के साथ साथ करना होगा तो अलग से करूंगा। तो अभी जैसे हर एक वीडियो में एक पेज या 2 पेज का डिस्कस करेंगे। तो अभी ये पेज 1 को लेकर के मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस पेज 1 में कुछ एक टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक जिससे हम स्टार्ट करते हैं अपने 11th के कोर्स को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अभी आप नोट्स डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के देखें। प्रिंट आउट ना निकालें बेशक अपने फ़ोन में डाउनलोड करके PDF कॉपी को आसानी से देख सकते हैं। तो आप उसमें देखेंगे पेज नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इन मेरे वीडियोस को एंजॉय करने का और यहाँ से लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका भी वही है कि आपके पास में PDF का प्रिंट आउट आपके हाथ में हो, तो आप उसको रियली बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके हाथ में इस समय मेरे नोट्स के प्रिंट आउट की कॉपी है और आप वहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे साथ साथ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पहला टॉपिक है। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं इसको लेकर के बात करते हैं। फिज़िक्स में हम अपने फिज़िक्स के कोर्स की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कुछ एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं और फिर कुछ एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे एक लिस्टिंग मैंने कर रखी है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो आप देखें इसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसमें शुरुआत की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और लास्ट की 2 प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। तो हमें सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जानकारी होनी चाहिए जिनको लेकर के हम पूरे फिज़िक्स के पूरे कोर्स में उन्हीं को समझना है और उन्हीं पे बेस्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को स्टडी करना है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हुआ? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे बेस्ड हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो हैं जो किसी पे बेस्ड नहीं है, जिनको हमने फंडामेंटली डिफाइन किया है। वो एक ब्रिक्स के तरीके से हैं। हम फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं। ये ब्रिक्स हमारी बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट है। ये फंडामेंटल यूनिट है। इन्हीं को जोड़ करके एक ब्रिक को जोड़ करके एक ब्रिक के साथ में दूसरी ब्रिक को जोड़ा, दूसरी के साथ में तीसरी को जोड़ा और तरह तरह के एप्लीकेशंस उनको जोड़ते हैं। कभी प्लस से जोड़ रहे हैं, कभी माइनस से जोड़ रहे हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन से जोड़ रहे हैं, कभी डिवीजन से जोड़ रहे हैं, कभी पावर से जोड़ रहे हैं, कभी लोगरिथम से जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो कि हम इन डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को के साथ में ऑपरेट करते हैं और नई डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाते हैं। तो पूरे एंटायर कोर्स में तो हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ 100, 200, 500 से भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। शुरू हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। इनको सबसे पहले हम समझ लेंगे कि ये क्या हैं। और समझने को तो ये कहीं ना कहीं हमें पता ही है, लेकिन हमें ये समझ लेना है कि अच्छा ये 7 हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और बाकी सारी की सारी डिराइव्ड इन पे बेस्ड है। तो इससे हमारे अंदर एक ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि अच्छा हमें फंडामेंटल का पता है और इस पर फिर कौन सी इस पे बेस्ड हैं, डिराइव्ड हैं, हमें उनका पता है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्टिंग कर रहे हैं और उनकी SI यूनिट की लिस्टिंग कर रहे हैं। SI यूनिट इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं मन में ये घबराहट पैदा होती है, अच्छा ये क्या टेक्निकल, बहुत तो टेक्निकल तो है, लेकिन टेक्निकल में घबराने की बात नहीं है। 3-4 तरह की यूनिट्स होती हैं
तो कई बार बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी यूनिट एसआई यूनिट है और कौन सी यूनिट एसआई नहीं है। एसआई नहीं है तो फिर क्या हो सकती है, एसआई नहीं है तो वो एफपीएस हो सकती है, वो सीजीएस हो सकती है, और एसआई होती है वो कौन सी होती है, एसआई होती है एमकेएस। एमकेएस का मतलब है मीटर इफ लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम इफ मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, सेकंड इफ टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। एमकेएस, एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकंड। तो एमकेएस जो सिस्टम है यूनिट्स का, उसको हमने एसआई सिस्टम डिफाइन कर लिया। एसआई सिस्टम डिफाइन करने का क्या मतलब हो गया, सिस्टम इंटरनेशनल, द वर्ड इज फ्रेंच वर्ड, सिस्टम ए इंटरनेशनल, तो इसको एसआई इसलिए, अदरवाइज इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन होगी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो एसआई सिस्टम है, एसआई यूनिट्स हैं, इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया सब कंट्रीज ने, और ये हर एक कंट्री में इसको माना गया, इसको यूनिवर्सल रिकॉग्निशन मिला, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिला कि किसी भी कंट्री में आपस में बात होगी, ट्रेड में डिफिकल्टी होगी, तो कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, एसआई को फॉलो किया जाएगा। सभी कंट्रीज ने इसको मान लिया। इससे पहले या इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने खुद के सिस्टम तो हैं ही। जैसे किसी इंग्लैंड में एफपीएस सिस्टम होता है। एफ का मतलब है कि इफ लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, एफपीएस सिस्टम। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज में सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस का मतलब हो गया इफ लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, देन इट इज सीजीएस। तो तीन सिस्टम के बारे में, हर एक बहुत सारे हैं लेकिन तीन के बारे में हम मेनली बात करते हैं। तो तीन में हमारे हो गए एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। तो इसमें जो एमकेएस है वो एमकेएस को सिस्टम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, उसको एसआई कहते हैं। तो हम अपने पूरे फिजिक्स के कोर्स में जब भी कभी बात करेंगे तो हमेशा एसआई सिस्टम की बात करेंगे। तो अभी इस पहले टॉपिक में जहां हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, वहां हम उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करने के साथ साथ उनके एसआई यूनिट की भी बात कर लेंगे, ताकि एक मन में कॉन्फिडेंस आ जाए, ओके दीज आर द यूनिट्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली होती है लेंथ, दूसरी होती है मास, तीसरी होती है टाइम, चौथी इलेक्ट्रिक करंट, देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके थोड़ा थोड़ा तो इनके बारे में हमें पता ही। लेंथ, अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना होता है तो दैट इज लेंथ, इसकी एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट है मीटर। देन मास, अगर किसी का मेजर करना है, मास इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है, ग्राम नहीं है, किलोग्राम है, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम। देन टाइम, टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हो, सेकंड में मेजर करते हो। देन इलेक्ट्रिक करंट, करंट बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे विंड करंट होता है, वाटर करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज। और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है, इसको एज इट इज याद ही रख लेंगे कि एम्पियर है। एम्पियर कैपिटल ए से इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं, एम्पियर की स्पेलिंग AMPERE। ओके, देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पूरा नाम है, अदरवाइज है तो बस ये टेम्परेचर ही। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का मतलब है कि जब हीट किसी सिस्टम को मिलती है तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, या किसी सिस्टम से हीट जब ले ली जाती है, वो हीट लूज कर देता है, तब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वही वाले टेम्परेचर की बात हो रही है। तो इसका पूरा नाम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, क्योंकि इसको थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली थर्मो का मतलब थर्मो और डायनेमिक्स, थर्मल का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब है इट इज अपोजिट ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक वेयर some exchange does not take place, dynamic where the system is changing, some change is taking place, that is called dynamic। तो थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का मतलब हो गया कि जब हीट का कुछ ना कुछ चेंज वहाँ पे चल रहा हो, तब उस तरह के सब्जेक्ट को, इस तरह की स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक में जब हीट तो चेंज होती है, एक एक्सचेंज करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर तो डेफिनेटली चेंज होता ही है। तो इस वाले को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ही कहते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज डिफाइंड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। और वैसे हम इससे बहुत फेमिलियर हैं, हमेशा घर में हम बच्चे को, छोटे बच्चे को बुखार हो जाए, और नहीं बुखार की बात नहीं करेंगे, निगेटिव बात नहीं करेंगे, आप गुलाब जामुन का टेम्परेचर अगर मेज़र करना हो तो खाने लायक है कि नहीं है, तो वो रूम टेम्परेचर के अगर आसपास ही है तो गुलाब जामुन का टेम्परेचर एकदम मस्त टेम्परेचर है, खाने लायक है। और अगर वो रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है तो खाया नहीं जा सकता है, और बहुत कम है तो वो स्वाद नहीं लगेगा। तो यहाँ से टेम्परेचर मेज़र करने का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। गुलाब जामुन खाने से
टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। तो हम टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर की 3-4 यूनिट हैं, सेंटीग्रेड में नापा जाता है आमतौर से, घरों में हम बात करते हैं। जो एक थर्मोमीटर रहता है वो भी सेल्सियस का ही रहता है। फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर रहता है जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट का टेम्परेचर नापते हैं, वो फ़ारेनहाइट में यूजुअली नापते हैं। और एक तीसरा है, ये दोनों के दोनों यानी कि सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी कहते हैं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ये ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही केल्विन होता है। केल्विन इज न्यू यूनिट ऑफ टेम्परेचर, न्यू मतलब आपके लिए न्यू है, पहली बार ही सुन रहे हैं। तो ये केल्विन है जो फंडामेंटल टेम्परेचर यूनिट का ऐसा यूनिट है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है। ओके, इसको ध्यान रख लेंगे। तीसरा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक तो आपने मास पढ़ा था और एक ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मास का मतलब तो हो गया कि उसको तोलने से संबंधित, उसको वेट करने से संबंधित बात है। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि कितना, हाउ मच अमाउंट इज देयर, तो कि कितने पार्टिकल्स हैं। तो लेकिन पार्टिकल का काउंट नहीं, पार्टिकल के काउंट का तो फिर काउंट ही हो जाता। तो यहाँ पे पार्टिकल का काउंट नहीं बता रहे हो आप, लेकिन आप बता रहे हो कि कितने हैं वो, तो इसको मोल में हम करते हैं। और 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, हाउ मैनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज देयर, तो इसको मोल में आप नापोगे। तो दिस इज नियर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मास, बट थोड़ा सा अलग ही है। तो ये दोनों एक जैसे से हैं, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन एक तो बिल्कुल भी नहीं है। मास अलग है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलग है, और दोनों की अपनी अपनी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। दोनों ही होने चाहिए, दोनों में से किसी एक के हुए बिना काम नहीं चलेगा। तो मास भी होना चाहिए और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट मोल है, ठीक है। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो घर में हम प्रकाश है, एक आपने कैंडल जला दिया, कैंडल जलाने से कमरे में रोशनी हो गई और कमरा इल्यूमिनेट हो गया। फिर आपने एक और कैंडल जला दिया तो दो पहले से डबल इंटेंसिटी हो गई। और आप जैसे जैसे कोई सोर्स और बढ़ाते जाओगे, कम वोट का बल्ब जलाया, फिर ज़्यादा वोट का बल्ब जला दिया और ज़्यादा वोट का बल्ब जला दिया, तो इससे क्या चीज़ बढ़ती है, इससे इंटेंसिटी बढ़ती है। कि इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाए कि पहले कितना था बाद में कितना है, क्या चीज़ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, या ये इसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापोगे कैसे, कैंडिला में नापोगे। परहैप्स दिस नेम हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड कैंडल, स्टार्टिंग में कैंडल था उसी से ले लिया होगा। तो कैंडिला इज आज जब कैंडल से हम रोशनी नहीं करते, बल्ब से रोशनी करते हैं, बल्ब में भी एलईडी बल्ब से करते हैं, तो भी इसकी ऐसा यूनिट वही कैंडिला ही है, हमेशा कैंडिला ही रहेगी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये पूरी 7 हो गई, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सातों को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। इनके ऐसा यूनिट के बारे में भी हमने बात कर ली। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री भी हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये दोनों एंगल अलग अलग हैं, प्लेन एंगल अलग है, सॉलिड एंगल अलग है। प्लेन एंगल जो आप पेपर पे बनाते हैं, 2 लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। और एक फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम का जो कोन है, उसको कोन के टिप पे जो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, वो एंगल सॉलिड एंगल है। तो इनको दोनों को नापने का अलग अलग है ऐसा यूनिट। प्लेन एंगल को नापने के लिए ऐसा यूनिट इज रेडियन, नो डिग्री। डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, रेडियन है, रेडियन है, रेडियन है। प्लेन एंगल को नापने की ऐसा यूनिट रेडियन है, रेडियन है। और इसी तरीके से सॉलिड एंगल को नापने की ऐसा यूनिट स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन की स्पेलिंग STERADIAN। आपके हाथ में नोट्स की अगर कॉपी है तो आप इसको रियली अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं और इसको एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा। इसके अलावा इस पेज पे, पेज नंबर 1 पे एक टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस के बारे में है। चलो इसको समझते हैं। और इस प्रीफिक्सेस वाले इस चार्ट को तो बिल्कुल पक्का याद कर लेंगे। याद करने के लिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपसे, मैं बहुत कम चीज़ों को याद करने के लिए बोलता हूँ। हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि समझना है, याद नहीं करना है। लेकिन कई चीज़ें तो याद भी करनी रहती हैं, तो जो चीज़ें याद करनी रहती हैं स्पेशली, तो उनको मैं बोल ही दूंगा कि इनको तो याद ही कर लो, पक्का हमेशा के लिए काम आएंगी। तो ये वाला जो चार्ट है, प्रीफिक्स वाला चार्ट, इस प्रीफिक्स वाले चार्ट को तो बिल्कुल रट लो। इसमें फ़ायदा क्या है इसमें रटने में, क्योंकि इसमें कुछ 10 की पावर्स हैं। तो ये 10 की पावर्स आपको बार बार जो यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है ना, उसमें आपको बहुत काम देती हैं। और ये आज आप याद करोगे और ये आपको पूरी ज़िंदगी भर काम देंगी, ना कि केवल 11th और 12th के कोर्स में, बल्कि आपको ज़िंदगी भर जब भी कभी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा
जब भी कभी नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको केवल तभी थोड़ी करना है जब आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो। ये आपको हमेशा ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। आपको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना, आपको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, आपको कोई डिस्टेंस को दूसरे डिस्टेंस में कन्वर्ट करना, ये चीज़ें ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ें। तो प्रीफिक्स वाला चार्ट हमेशा याद रखो। मैं आज भी अभी तो मैं अपने एल्डर से पूछ लेता हूँ कभी कभी, या मेरे एल्डर्स भी मुझसे पूछ लेते हैं कि तुम मैथ्स के टीचर, फिजिक्स के टीचर, ये कैलकुलेट करके बताओ। और बाय गॉड ये चार्ट ही मुझे उस समय भी हेल्प करता है कि मैं वो कैलकुलेट करके बता पाता हूँ। ऐसे मैं भी अपने बच्चों से पूछता हूँ कि ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके बताओ। और एक बड़ा यूज़फुल और बड़ा मज़ेदार है, ये चीज़ कन्वर्ट नहीं कर पाते तो ये बहुत शेमफुल एक फिनोमिना बन जाता है उस समय कि ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे आप, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में नहीं जा पा रहे। तो इस चार्ट को तो बिल्कुल पक्का याद करके रख लो। और इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं अभी सिखला देता हूँ। एक बार चार्ट मेरे साथ रीड कर लेंगे। 10 की पावर 1 है, इसको डेका इसका मतलब है, 10 की पावर 1 का मतलब डेका, 10 की पावर 2 का मतलब हेक्टो, 10 की पावर 3 का मतलब किलो। अच्छा, चार्ट तो और भी है, बहुत सारा है। अभी ये तो बड़ी पावर्स का मैंने बताया, छोटी पावर्स का भी है। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर +18 और 10 की पावर -18 तक है। तो मैं भी डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि इसको यूज कैसे करना है। 10 की पावर 3 जो किलोमीटर है, मतलब किलोमीटर नहीं है, किलो है, तो इसको किलोमीटर के एग्जाम्पल से पहले इसको समझ लेते हैं। 10 की पावर 3 किलो, इसका मतलब ये है, जो प्रीफिक्स किलो है उसका मतलब होता है 10 की पावर 3। अब इस किलो को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से पहले आपने ऐसे प्रीफिक्स यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने किलोमीटर बोला, तो किलोमीटर बोलने का मतलब ये हो गया कि 10 की पावर 3 इन्वॉल्व हो गई, इसमें किलो आ गया ना, किलो का मतलब 10 की पावर 3। तो 1 किलोमीटर अगर आपने बोला तो इसका मतलब हो गया 1 × 10 की पावर 3 मीटर, क्योंकि किलो को तो आपने ट्रांसलेट कर लिया 10 की पावर 3, किलो इज ट्रांसलेटेड एज 10 की पावर 3। और मीटर की आप बात कर रहे थे क्योंकि किलोमीटर की बात कर रहे थे, तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1 × 10 की पावर 3 मीटर। तो ये किलो को ट्रांसलेट कर लिया 10 की पावर 3 से, और बाकी जो बनेगा वो बेस यूनिट बनेगा। तो बेस यूनिट क्या होती है? बेस यूनिट होती है लेंथ की मीटर, तो वो मीटर में आपको कन्वर्ट करके ले जाएगा। तो हमेशा बेस यूनिट में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मतलब होता है, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 1 × 10 की पावर -2 मीटर। सेंटी को आपने ट्रांसलेट कर लिया 10 की पावर -2, तो और मीटर तो वो बेस यूनिट में ले जाएगा हमेशा। इसमें इस बात का बहुत ज़्यादा वेटेज है कि आप जब कन्वर्ट करते हो तो आप जाते किस यूनिट में, आप हमेशा बेस यूनिट में ले जाते हो। वो जो प्रीफिक्स है उस प्रीफिक्स को तो आप ट्रांसलेट कर लो इनसे 10 की पावर से, जो चार्ट है, जैसे किलो का मतलब 10 की पावर +3, सेंटी का मतलब 10 की पावर -2, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 एंड सो ऑन। और ये जो ट्रांसलेट हो जाएगा वो तो पावर में ट्रांसलेट हो गया, और बाकी जो जाओगे आप वो बेस यूनिट में जाओगे। अब जरा इस चार्ट को मेरे साथ देख लो। 10 की पावर 1 का मतलब डेका, 10 की पावर 2 का मतलब हेक्टो, 10 की पावर 3 का मतलब किलो, 10 की पावर 6 का मतलब मेगा। तो 1 मेगाबाइट, आप जब बात करते हो 1 मेगाबाइट, हाउ मच इज 1 मेगाबाइट? 1 मेगाबाइट इज 10 टू द पावर 6 बाइट। मेगा स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर 6 एंड बाइट इज बाइट, तो 10 टू द पावर 6 बाइट इज 1 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट का मतलब क्या होगा? गीगा मतलब 10 टू द पावर 9, तो 1 गीगाबाइट का मतलब है 10 टू द पावर 9 बाइट्स। टेरा, टेरा बहुत यूज करते हैं हम टेरा, ये हार्ड डिस्क होती है 1 टेराबाइट की, 1 TB की, तो 1 TB इज हाउ मच? 10 टू द पावर 12 बाइट्स, 10 टू द पावर 12 इज टेरा, 10 टू द पावर 15 इज पेटा, 10 टू द पावर 18 इज एक्सा। बस दैट्स ऑल। ये तो बड़ी पावर्स हैं। अब छोटी पावर्स का देख लो। 10 की पावर -1 डेसी, 10 टू द पावर -2 सेंटी, 10 टू द पावर -3 इज मिली, मिली इज 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पिको 10 टू द पावर -12, फेमटो 10 टू द पावर -15, एटो 10 टू द पावर -18। और एक मैंने इसमें बिल्कुल रेड इंक में जो पॉइंट्स लिख रखे हैं वो यानी बड़े यूजफुल रिमार्क्स हैं, उनको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ एक मैंने रिमार्क दे रखा है, रिमेंबर दैट दीस मल्टीप्लायर्स व्हेन मल्टीप्लाइड विद अ गिवन वैल्यू कन्वर्ट इट इनटू बेस यूनिट। बेस यूनिट में कन्वर्ट करता है वो, बेस यूनिट में कन्वर्ट करता है, बेस यूनिट में कन्वर्ट करता है। 1 सेंटीमीटर उसको 1 मीटर में लेके जाएगा। 1 सेंटीमीटर को जब सेंटी को 10 की पावर -2 लिखोगे तो मीटर में लेके जाएगा। 10 की पावर -2 सेंटी का ट्रांसलेशन हो गया, वो उसे मीटर में लेके जाएगा, बेस यूनिट में लेके जाएगा। तो जब भी आप इन कन्वर्जन
मल्टीप्लायर्स का, प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हो तो ये हमेशा बेस यूनिट में लेके जाते हैं। इस फॉर्मूला के बिना, इस सूत्र के बिना, ये वाली जो लाइन है कि वो बेस यूनिट में लेके जाता है, इसके बिना फिर ये पूरा चार्ट याद करने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा, सब गलत हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो इस प्रिंसिपल को याद रखना है कि वो उसे बेस यूनिट में लेके जाता है। बेस यूनिट में लेके जाने वाली बात याद रखोगे तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको इतना सर्व करेगा, अलादीन के चिराग से ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल निकलेगा ये चार्ट। इसको बिल्कुल, अब कुछ एक एग्जांपल्स इस पेज पे मैंने दे रखे हैं, वो एग्जांपल आप अभी तो खुद ट्राई कर लेंगे, ठीक है। बस पेज 1 में इतना ही था और ये काफ़ी यानी सफिशिएंट भी हो गया। पेज नंबर 2 के वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। ओके।